10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये पार्ट 1A बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो लोग छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है, होता कितना है, फार्मूला रटना नहीं है, अपने से निकाल लेना है जो इसका फार्मूला क्या होता है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं छिन्नक किससे बनाया जाता है, फ्रस्टम शंकु से। तो पहले एक शंकु बनाएंगे। ये ABC एक शंकु है जिसका वृत्तीय तल नीचे है, इसको उल्टा भी बना सकते हैं। तो छिन्नक का अर्थ होता है किसी शंकु के वृत्तीय तल के समानांतर काटा जाए तो एक छोटी आकृति, शंकु का छोटा आकृति, ऊपर से शंकु का निर्माण होगा और नीचे से जो आकृति बनेगी उसे छिन्नक कहेंगे। पिछले पार्ट में सब बतला दिए हैं। तो ये वृत्तीय तल है शंकु का, तो इसके समानांतर यानी ऐसे अगर हम लोग काट करके हटा दें तो नीचे वाला आकृति छिन्नक कहलाएगा, ऊपर वाला आकृति शंकु का छोटा रूप शंकु रह जाएगा। इसमें ध्यान से देखोगे, अगर ऊपर वाला को हटा दे तो यही आकृति हो गया छिन्नक। तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण आकृति में ध्यान से देखो, ये बड़े शंकु का ये वृत्तीय तल हो गया, तो BC व्यास हो गया। मध्य बिंदु मान लो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। तो ये BC बड़े शंकु का व्यास हुआ, तो OC बराबर OB यानी OC रेडियस हो गया त्रिज्या। तो इस त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेते हैं। इसके बाद ऊपर वाला जो वृत्तीय तल है कि ये काट करके जब अलग कर दिया जाएगा, जब ये अलग होगा तो ऊपर वाला ये वृत्तीय तल और फिर ऊपर वाला छोटा शंकु का वृत्तीय तल एक समान है। काट करके हटाए जाने के बाद दोनों के वृत्तीय तल का व्यास समान होगा, नीचे वाला छिन्नक का, ऊपर वाला शंकु का। तो मान लो ये केंद्र है, DE व्यास का मध्य बिंदु केंद्र है ये, इसको मान लेते हैं O डैश। अब इसमें O डैश E या O डैश D ये त्रिज्या हो गया किसका, तो इस छिन्नक के छोटे वृत्तीय तल का और छोटे शंकु के इस वृत्तीय तल का। तो O डैश E को हम लोग R2 मान लेंगे। शंकु की ऊंचाई, ये शंकु ABC की ऊंचाई देखो, ऊंचाई हो गया, ये बड़े शंकु का ऊंचाई AO होगा। तो इस AO में इस ऊंचाई को हम लोग इस ऊंचाई को मान लो ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो 10 और 5 15 मीटर ऊंचाई हो गया। तो मान लेते हैं इस 5 मीटर और इस 10 मीटर को अलग अलग माने।
इसको हम लोग R1 मान लेते, H1 मान लेते हैं इस ऊंचाई को, O डैश को, छिन्नक की ऊंचाई को। पुनः ये ऊपर वाला जो शंकु का पार्ट बच गया है, तो इस ऊंचाई को H2 मान लेते हैं। ऊपर वाला शंकु का ये तिर्यक लंबाई हुआ, इसको ढक दे तो बड़े शंकु का AC हुआ तिर्यक लंबाई। फिर हम लोग इस ढंग से देखें, यहाँ इसको ढक करके, तो ये छिन्नक का ये हो गया तिर्यक लंबाई, इधर ये हो गया तिर्यक लंबाई। ऊपर वाला शंकु का ये हो गया तिर्यक लंबाई, ये हो गया तिर्यक लंबाई। तो इस तिर्यक लंबाई को हम लोग L1 मान लेते हैं, पूरे के इस पार्ट को, और A से E तक को L2 मान लेते हैं। अब जो कुछ भी मानना था मान लिए, इसको हम अब भाषा में लिख देते हैं, किसको क्या माने। इस चित्र को फिर एक बार समझ लो, क्या क्या दिया गया, मतलब लिए हैं। ये ABC शंकु ABC में OC हो गया, ये बड़े शंकु का त्रिज्या R1, OC R1, ऊंचाई हो गया AO, ऊंचाई AO बराबर H, पूरा अगर हाइट H है तो ये H बराबर H1 में H2 जोड़ दो, यानी H2 प्लस H1 को हो, या H1 प्लस H2। तिर्यक लंबाई शंकु ABC का तिर्यक लंबाई AC हुआ, AB हुआ, तो दोनों की लंबाई बराबर है, तो AC बराबर L1 प्लस L2। अब शंकु ADE में ये वृत्तीय तल का त्रिज्या हो गया R2, ये तिर्यक लंबाई L2, हाइट हो गया H2। फिर छिन्नक की बात करो, छिन्नक DBCE में ये हो गया O डैश, छिन्नक की ऊंचाई ये H1, EC तिर्यक लंबाई L1। समझ गया ना। अब हम लोगों को निकालना है छिन्नक DBCE का क्षेत्रफल। तो पूरे शंकु के क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपर वाला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अंत में बच जाएगा छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः छिन्नक DBCE का क्षेत्रफल, यानी छिन्नक DBCE का क्षेत्रफल ये होगा कितना, तो इस बड़े शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छिन्नक DBCE का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, तो एरिया ABC, यानी बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से घट जाएगा शंकु ADE का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एरिया ADE वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोष्ठ में लिख देते हैं, चलो, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, व से वक्र। अब शंकु ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है πRL। तो इस शंकु का, बड़े शंकु का त्रिज्या ये R1 हुआ,
तो R के बदला लिखेंगे R1। L का मतलब हुआ AC, तो ये हो गया L1 जोड़ L2। दो पद में है तो कोष्ठ में L1 जोड़ L2। इसमें से घटा देना है छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी होगा पाई R L। इसका R है R2, तो यहाँ R2, L हो गया L2, तो ये होगा L2। अब देखो पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लो, बड़ी कोष्ठ बच गया R1, ये L1 R1 L नहीं होगा, L के बदले L1 जोड़ L2 है ना। तो R1 बच गया, कोष्ठ में बच गया L1 जोड़ L2 कोष्ठ, माइनस ये कॉमन में निकल गया तो इधर बच गया R2 L2। इसको कोष्ठ तोड़ेंगे तो पाई कोष्ठ R1 L1 प्लस 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 R1 L2, फिर माइनस R2 L2, ये हो गया पाई R1 L1। ये दोनों में देखो L2 कॉमन है तो प्लस L2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया R1, L2 कॉमन है तो माइनस R2। देखो हम लोग निकाल लिए एरिया DBCE, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया DBCE इतना हुआ, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करना है तो लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज को हम अलग कर देंगे तो और अच्छा से समझोगे। जैसे AOC, इसको इस पार्ट को अलग कर रहे हैं, कारण है तो AOC रुको, कौन बजा रहा है? मोबाइल बजा रहा है क्या? तब लेकर के छोड़ देंगे, बाप का जूझ लेना। क्या कहें का नॉनसेंस हराम को, हम सुन रहे लगातार, मोबाइल सुन करके मजा ले रहे असबा। ठीक है, हो गया दो। देखो AO, ध्यान से देखो चित्र में, शंकु में शीर्ष को अगर हम लोग केंद्र से मिला देते हैं तो यह ऊंचाई होता है। ऊंचाई का अर्थ है आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। इस कोण को अल्फा मान लो, तो इस कोण इतना जो चित्र छापे हैं अलग किए हैं तो ये कोण अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया। ये 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री दे दिए। चूँकि ये वृत्तीय तल के समानांतर काटा जाता है तो इसका तब ये छिन्नक का निर्माण होता है। इसका मतलब BC के समानांतर DE है, यानी तो OC समानांतर, जब BC समानांतर DE है इसका मतलब OC समानांतर O'E है, यानी इसको ये समानांतर रेखा हुआ। फिर ध्यान दो, ये 90 डिग्री का कोण है तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा या तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये भी होगा 90 डिग्री। ये कोण हम लोग अल्फा मान लिए हैं।
अब यहाँ पर कितने समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं? 2। एक बड़ा समकोण त्रिभुज AOC, दूसरा समकोण त्रिभुज छोटा वाला AO'E। तो समकोण त्रिभुज AOC में ये कोण 90 डिग्री है, ये अल्फा है। तो ट्रिगोनोमेट्री बतलाया है ना, दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये अल्फा होगा। तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। जब ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, इसके समानांतर ये है, तो इसका मतलब ये संगत कोण बराबर होगा। तो ये भी होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। इतना होगा। अगर हम लोग निकालें, ये समरूप त्रिभुज वाला चैप्टर समाप्त है। तो समकोण त्रिभुज AOC यानी समकोण त्रिभुज AOC एवं समकोण त्रिभुज AO'E में AO'E में दोनों में तुलना करते हैं। बड़े समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण O हो गया तुमको 90 डिग्री। छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री ये है। इसको एक ही बिंदु पर है, या चलो लिखते हैं कोण AO'E, कोण AO'E यानी दो त्रिभुज, बड़े समकोण त्रिभुज और छोटे समकोण त्रिभुज का ये कोण बराबर है। बड़े समकोण त्रिभुज का कोण A बराबर छोटे समकोण त्रिभुज का कॉमन कोण है, तो कोण A ये अल्फा है। और तीसरा कोण बड़े समकोण त्रिभुज का कोण C छोटे समकोण त्रिभुज में इस कोण के बराबर, यानी कोण AEO', यह है 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा यानी 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब समरूपता के सिद्धांत, एंगल यानी ए से दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होगा। समरूपता के सिद्धांत एंगल से, इसको समझने के लिए ज़रूरी है समरूप त्रिभुजों को समझना। तुम लोग को ये बतला दिए हैं, इसलिए ये तो याद है। तो समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज AOC समरूप होगा समकोण त्रिभुज AO'E के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने वाली भुजा का अनुपात भी समान होता है। तो इसके अनुसार बड़े समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है, तो लिखेंगे AC। छोटे वाला में भी 90 डिग्री लेंगे, बड़े में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, छोटे के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AE है, तो AC बटा AE। दूसरा लेंगे AC लिए, दूसरा कोण हम लोग लेंगे ये अल्फा। तो बड़े समकोण त्रिभुज में अल्फा के सामने वाली भुजा OC, तो OC बटा छोटे समकोण त्रिभुज में अल्फा के सामने वाली भुजा O'E, तो O'E होगा। अब इसमें देखो, ये है H1 यानी AO हो गया H1, ये हो गया H2 है, ये हो गया H1 यानी O' H1 हुआ। ये R1, तो ये R1 लिखे हैं, ये R2 लिखे हैं, ये है L2 यानी
ये हो गया L2, इतना हो गया L1। तो मान भर दो। AC कितना हुआ? AC को लिखेंगे L1 जोड़ L2, ये लिखाएगा, और L1 जोड़ L2 बटा AE हो गया AE L2 तो बटा L2 बराबर OC बटा O डैश E, OC हो गया R1 बटा O डैश E हो गया R2। तो इस तरह हम लोग को समरूपता के सिद्धांत के अनुसार ये समीकरण मिला है ना। अब इसमें जो है L2 का मान निकालना है। यहाँ L2 है ना, सिर्फ L2 का मान निकाल लेंगे, L2 का मान यहाँ बैठा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना को चलो उतारो। हम लोग को देखो इतना मिला है ना। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, और इसमें वास्तव में L2 का मान निकालना है। तो तिरछा गुना करेंगे L1 R2 प्लस 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 R2 L2 यानी L2 R2, इधर हो गया फिर L2 R1 बराबर L2 R1। एक बार फिर देख लो, तिरछा गुना करेंगे तो L1 R2 प्लस L2 R2 बराबर R1 L2 यहाँ इसको L2 का मान निकालना है तो L2 वाला रखना होगा। इसको, इस L2 को पीछे ले जाना होगा या इसको आगे ले जाएंगे तो L1 R2 बराबर L2 R1। अब पीछे से प्लस वाला आया तो माइनस L2 R2 और L1 R2 बराबर L2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो गया R1 माइनस R2। अब L2 का मान निकालेंगे तो ये नीचे में यहाँ आ जाएगा L1 R2 बटा R1 माइनस R2, यहाँ बच गया L2, इसीलिए L2 बराबर L1 R2 बटा R1 माइनस R2। अब L2 का मान समीकरण 1 में यहाँ बैठाएंगे तो लिखेंगे अब L2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, एरिया DBCE बराबर पाई बड़ी कोष्ठ R1 L1 प्लस L2, इसका मान रखना है तो L2 का मान है L1 R2 बटा R1 माइनस R2, फिर कोष्ठ है तो गुना ये कोष्ठ यानी R1 माइनस R2। एक अपने मन से दे दो। यहाँ पर R1 माइनस R2 और ऊपर में है R1 माइनस R2 तो ये कट जाएगा तो ये हो गया, और एरिया DBCE
बराबर इधर बच गया पाई बड़ी कोष्ट R1L1 प्लस R2L1, L1 R2 को R2L1 लिख सकते हैं, तो R2L1 कितना बचा। इसीलिए एरिया DBCE बराबर पाई बड़ी कोष्ट, देखो इसमें L1 है तो यहाँ कॉमन लो या कोष्ट के आगे बात है बराबर है, तो L1 कॉमन ले लिए दाईं ओर से, तो बच गया R1 प्लस R2, इतना हुआ। तो यहाँ पर जो निकला है, इसलिए एरिया DBCE का क्षेत्रफल ये निकल चुका है बराबर पाई कोष्ट R1 प्लस R2 L1। तो चित्र में गौर करो, हम लोगों को निकालना क्या था, निकालना था छिन्नक का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक DBCE का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस शंकु से नहीं ना मतलब रहा, इसको चलो मिटा देते हैं। तो देखो तो ये छिन्नक है ना पूरा पूरी, तो इसमें ये ध्यान दो, R1 हो गया चौड़ा वाला भाग का त्रिज्या, ये याद रखना है। हम लोग जब भी आकृति बनाएंगे ऐसे उल्टेंगे तो चौड़ा वाला जो पृष्ठीय तल है ना, ये वक्रीय तल, यहाँ कम चौड़ा वाला, तो अधिक चौड़ा वाला में त्रिज्या R1 होगा, ये R1 है, और कम त्रिज्या वाला वृत्तीय तल का R2 होगा, यहाँ R2 है, ये L1 यहाँ बच गया। ये तिर्यक ऊंचाई है तो मात्र इसका तिर्यक ऊंचाई है, अब दूसरा शंकु तो नहीं है, तो इसको L लिखा जाएगा, समझा बात, L लिखा जाएगा। तो ये हो गया छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कितना इजी है, कुछ नहीं ब्रेन में रखना है, पाई R1 जोड़ R2 कोष्ट L, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या पाई L को इधर भी लिख देंगे तो पाई L कोष्ट R1 जोड़ R2, है ना आसान। तो ये हो गया तुमको, इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्ट R1 जोड़ R2 कोष्ट L। तो R1 R2 में बड़ा वृत्तीय तल के लिए R1 त्रिज्या में, छोटा वृत्तीय तल के लिए R2, ये हिसाब बनाने के क्रम में याद रखना है। ये L क्या हुआ, ये तिर्यक लंबाई, ये बराबर होता है, समझ गया ना। तो ये हो गया तुम लोग का फार्मूला, कैसे साबित हुआ ये भी समझ गया, यहाँ L का अर्थ क्या हुआ ये समझ गया। तो L का एक फार्मूला होता है, जैसे ऐसे अगर मान लो बनाते तो ये कर्ण होता L स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस तर्ज पर L2 का मान अलग से निकाला जा सकता है, और ये L का मान, तो इसका मान क्या होता है ये बतला देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ तक पहले उतारो, यहाँ पर ये L जो है ना, तो L यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर, इसे साबित किया जा सकता है √h स्क्वायर। तो h इसमें ये छिन्नक बच गया, तो h1 h2 की बात नहीं रही, तो यही ऊंचाई हो गया, तिर्यक की ऊंचाई ये है। तो h स्क्वायर जोड़ R1 स्क्वायर में
सॉरी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अलग से ये याद रखना जो क्लियर है, ये h क्या हुआ, छिन्नक की ऊंचाई, R1 बड़ी त्रिज्या, R2 छोटी त्रिज्या, इतनी ही बात को याद रखना है। डाटा में R1 R2 L दिया रहे तो बन जाएगा। अगर मान लो L के बदला h दिया रहे, R1 R2 है ही ऊंचाई, तो पर भी तब L निकल जाएगा। तो ये भी फार्मूला याद रखना है। तो इसमें दो फार्मूला हुआ, ये भी फार्मूला हुआ, दोनों फार्मूला का हिसाब में उपयोग होगा। तो इस पार्ट को बतला दिए डिटेल में, अच्छी तरह समझ गया तू लोग। वीडियो बन गया है तो रिपीट भी कर सकते हो और अपने से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब अगले पार्ट में